लास्ट क्लास हमने डिस्कशन जो है, लास्ट क्लास, रुक जाओ फिर मैं थ्योरी पार्ट कंटिन्यू करता हूँ। देन लेट्स जस्ट फिनिश दिस चैप्टर कंप्लीटली, फिर आप इस पूरे को डिग्री खत्म कर सकते हो। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ये आपके खुद के डाउट्स है, ये बताओ, डू यू हैव डाउट्स ऑफ योर ओन? डू यू हैव डाउट्स ऑफ योर ओन? लग नहीं रहा, लग चलो ठीक है, हम थ्योरी पे तो देखो, वी हैव कंप्लीटेड बैक बॉन्डिंग, राइट। बैक बॉन्डिंग में हमने डिस्कस किया था कि BF3 जो है वो इस तरह से बैक बॉन्ड फॉर्म करता है। बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ जो है डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस या साइज ऑफ एटम। सो BI3 में हमारा बैक बॉन्ड जो है वो मिनिमम होता है। यहाँ तक तो आई होप आप सभी लोगों ने रिवाइज कर लिया और लिया। यस, नो? ओके, तो देखो हम इसके आगे ही कंटिन्यू करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, अगेन ये हो रहा था आई थिंक पॉइंट नंबर 3, राइट। दिस वाज पॉइंट नंबर 3. The next part that we are going to discuss, point number 4, okay, is Drago's rule. Now, हालांकि ये चीज आपके सिलेबस में तो नहीं, but I have still seen many questions from this. So next आप heading डालिए Drago's rule. काफी सिंपल सा ही है। स्टार्ट करें। Now, Drago's rule basically क्या कहता है? Very simple. Drago's rule क्या कहता है? The elements of, लिखते जाओ, okay, the elements of group 13 and above, okay, 13 and above यानी कि 14, 15, 16, 17, okay, the elements of group 13 and above and third period and third period and below, third period and below यानी कि third period, fourth period, fifth period, sixth period and so on, okay, do not hybridize, do not hybridize on combining with less electronegative species such as hydrogen. पहले आप यहाँ पे लिख लो। Okay. Now, what does this thing mean? 13 period, 13 group and above का मतलब क्या हुआ? Entire P block हो गया। Okay? इस sentence का मतलब क्या होगा? Basically, entire P block ही होगा। Okay? So P block में specifically third period and below do not hybridize on combining with less electronegative species such as hydrogen. अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर मैं ग्रुप 16 लूं, ओके, सो ग्रुप 16 में बताओ मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ग्रुप 16 में? करेक्ट, आई हैव ऑक्सीजन, उसके बाद करेक्ट सल्फर, सेलेनियम एंड देन टेलुरियम, राइट। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। नाउ इन दिस केस देखो, अगर मैं इन सभी को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करवाऊं तो देखो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा? H2O आएगा, H2S आएगा, H2SE आएगा एंड H2TE आएगा। कैसा लो? ओके, ना यहाँ पे देखो, अब सेम ग्रुप में सारे एलिमेंट्स सेम तरीके से बिहेव करने चाहिए, ऐसा ना? दैट इज, अगर H2O में मेरा हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है एंड बॉन्ड एंगल अगर 109 से कम होके 104 पॉइंट समथिंग आ रहा है, sp3 एंड 104 डिग्री इज योर बॉन्ड एंगल, ओके, तो H2S में भी सिमिलर ही होना चाहिए, ऐसा ना? The entire group should be something similar.
लेकिन अब यहाँ पे ड्रैगोस रूल बेसिकली क्या बोल रहा है कि थर्ड पीरियड एंड बिलो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? करेक्ट, ऑप्शन सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, दिस इज थर्ड पीरियड एंड बिलो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो यानी कि ये सारे जो है व्हेन दे कंबाइन विद हाइड्रोजन और अदर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज दे डू नॉट हाइब्रिडाइज। डू नॉट हाइब्रिडाइज का मतलब क्या है? अब हम आंसर जो है वो हम वीबीटी से ही निकालेंगे। तो सल्फर का बताओ मेरा आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सल्फर का मेरा आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2 3p4, यस नो? ओके, सो ये मेरा 3s2 हुआ और ये चीज मेरा 3p4 हुआ। तो अब अगर मैं वीबीटी से ही इसको सॉल्व कर रहा हूं, अब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर मैं इसको वीबीटी से ही सॉल्व कर रहा हूं तो हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है वो सल्फर के कौन से ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेगा बताओ? लेट्स कॉल दिस x, लेट्स कॉल दिस y, लेट्स कॉल दिस z। ओके, ये तो ऑब्वियसली s ऑर्बिटल हो गया, करेक्ट। तो अब हाइड्रोजन जो है वो सल्फर के x यानी कि px और py ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ओके, और अगर अब ये चीज जो है वो px एंड py ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए? करेक्ट, तो बॉन्ड एंगल जो है वो मेरा 90 आना चाहिए। ओके, सो व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन दिस केसेस इज दैट यहाँ पे मेरा बॉन्ड एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 92 डिग्रीज, यहाँ पे इट इज 91 डिग्रीज एंड यहाँ पे इट इज 90 डिग्रीज। अब अगर मेरा बॉन्ड एंगल ऐसा वैल्यू है इंस्टेड ऑफ ऐसा वैल्यू, देन व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पे देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन टेकिंग प्लेस। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ओके, these values indicate that no hybridization is taking place। कॉपी कर लो। सिमिलरली अगर सपोज करो मैं आपको 15th ग्रुप दूं, ग्रुप 15, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है बताओ? करेक्ट, नाइट्रोजन। फिर नहीं, दिस इज ऑब्जर्वेशन, केमिस्ट्री में हम पहले ऑब्जर्वेशन पे फिर तक। ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ओके, उसके अलावा एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये एलिमेंट्स है। ओके, सो यहाँ पर देखो अगेन सेम चीज, दिस इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ हो जाएगा। ओके, टिपिकली हम बिस्मथ तक तो नहीं जाते, वी कैन यूज दिस बट आई हैव रेयरली सीन अप टू हियर। सो यहाँ पर देखो अब क्या होता है कि अगर इसको मैं हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करवाऊं तो ये क्या देगा? NH3 देगा, ये क्या देगा? PH3 देगा, ये मुझे देगा ASH3, ये देगा SbH3। ओके, एंड हालांकि हम यहाँ तक नहीं जाते हैं बट स्टिल देन BiH3। ओके, नाउ फर्स्ट केस में देखो, अगर मैं देखूं तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल क्या था? एनएचसी का, तब आपको याद ही होगा। एनएचसी के केस में दी हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड द बॉन्ड एंगल इज क्या था बताओ? 107। ओके, इट वाज 107 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली। बट अब ये चीज तो थर्ड पीरियड एंड बिलो हो गया, तो ये सारे जो है वो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेंगे। इंस्टेड अब इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बताओ? अब आप समझ गए हो, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो px py pz के साथ कंबाइन करेगा। सो अब इनका बॉन्ड एंगल, करेक्ट, इनका बॉन्ड एंगल दिस इज अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 92। ओके, क्लोज टू 91, क्लोज टू 90 एंड ऑल्सो क्लोज टू 90। नोट कर लो इस पूरी चीज को। तो अगर मैं देखूं डाउन द ग्रुप, ओके, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है बताओ? डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल, करेक्ट, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। ओके, ये चीज इसमें भी वैलिड है एंड ये चीज आपका इसमें भी वैलिड है। ओके, दीज टू आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस, नोट कर लो। नोट कर लिया कैसे?
total है. This was 4th point. Now the next 5th point is hydrogen bonding. Fifth point is hydrogen bonding. Now hydrogen bonding क्या होता है? Hydrogen bonding क्या होता है? When hydrogen is attached to a highly electronegative element, when hydrogen is attached to a highly electronegative element, another highly electronegative element can form bonds with it, and such bonds are called as hydrogen bonds. Okay, फिर इसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं. H bonding can only occur in highly electronegative, can only occur between highly electronegative atoms. थोड़ा सा पहला ना देखो इसका मतलब क्या होता है. Let's take for example water. So water में देखो क्या होता है. I have oxygen, hydrogen and hydrogen. हमने डाइपोल मोमेंट तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, राइट. सो बताओ ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव. करेक्ट. ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव. यस और नो. ओके. अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किसी और वाटर मॉलिक्यूल के आसपास ही होगा, क्योंकि अगर मेरे पास एक कंटेनर में वाटर है तो सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो आसपास ही होंगे एक दूसरे के, राइट. सो अब देखो सिमिलरली अब इस ऑप्शन पे एक डेल्टा नेगेटिव होगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव होगा. ओके. एंड इस पे मेरा डेल्टा पॉजिटिव होगा. सो अब अगर अभी के लिए मैं सिर्फ इन दोनों मॉलिक्यूल को कंपेयर करूं, ऑब्वियसली देयर कैन बी सेवरल थाउजेंड मॉलिक्यूल्स नियर बाय, बट राइट नाउ लेट्स ओनली लुक एट दिस मॉलिक्यूल. सो यहाँ पे बताओ जो मेरा डेल्टा नेगेटिव है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, वो डेल्टा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा या ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा. ऐसा ना. ओके. सो यहाँ पे क्योंकि डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसी चीज को हम बोलते हैं हाइड्रोजन. ओके. हाइड्रोजन बॉन्ड को हम एक डॉटेड लाइन के साथ शो करते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड इज शोन विद अ डॉटेड लाइन. H bond shown with a dotted line. Okay, now let's go back to our definition once again. Now definition में देखो हमने एकदम स्टार्टिंग में क्या लिखा है. When H is attached to a highly electronegative element. Okay, when H is attached to a highly electronegative element, इस चीज का रीजन क्या है, जब H एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होगा तभी तो जाके डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव आएगा. यस और नो. ओके. अगर ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच नहीं होगा तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा ही नहीं, और अगर डेल्टा पॉजिटिव नहीं आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई मतलब ही नहीं है. तो देखो लेट्स कंटिन्यू. व्हेन H इज अटैच्ड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अनदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये चीज के साथ अटैच्ड है एंड एक और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो इसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, तो इस बॉन्ड को अपन बोलते हैं. इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
इसके लिए आपका हाइड्रोजन जो है वो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में ही होना चाहिए. ओके, नाउ H bonding is a very specific case. H bonds can only be formed by, again, highly electronegative elements. बताओ, can be formed only be formed by highly electronegative elements. And बताओ most electronegative element अपना कौन सा हुआ? करेक्ट, फ्लोरीन हुआ. फ्लोरीन के बाद अपना नेक्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हुआ? हाँ, फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज करेक्ट ऑक्सीजन. ओके, एंड एक और जो अपने को एटम चाहिए दैट इज नाइट्रोजन. ओके, सो जब भी आप H बॉन्डिंग देखो तो उसके लिए आपको ये तीन एटम ही मोस्टली देखना होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इन वेरी फ्यू केसेस you will see sulfur and chlorine, बट वो जो है वो टिपिकली एक्सेप्शंस होते हैं. आपको मेजरली ये तीन ही ध्यान रखना है. नोट कर लो यहाँ तक. नोट कर लिया. नाउ दिस शुड बी वेरी ऑब्वियस कि अगर मुझे H बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर करना है तो यहाँ पे मेरा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव जो है वो बीच करना चाहिए. तो आउट ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स which element will form the strongest H bonds? Correct. Okay, or fluorine forms the strongest H bonds. कॉपी करते जाओ फटाफट. कॉपी कर लिया. ना अब इसके अलावा देखो हम H बॉन्डिंग में ही कंटिन्यू कर रहे हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ H bonds. हम H बॉन्डिंग में ही कंटिन्यू कर रहे हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ H bonds. Types of H bonding. अब ये वाला आप टेबल में बनाना. The first one is intramolecular H bonding, and the second one is intermolecular H bonding. Now, before I explain what is intramolecular and what is intermolecular, okay, let's say कि मदर्स पब्लिक स्कूल में, अच्छा लेट्स से कि आपको तो पता ही है, लेट्स से मदर्स पब्लिक स्कूल में 4 हाउसेस है, राइट? कौन कौन से हाउसेस है बताओ? करेक्ट, एक रेड हाउस है, एक ग्रीन हाउस है, एक येलो हाउस है. एक रेड, एक ग्रीन, एक येलो और एक ब्लू. Yes or no? Okay, I think ruby, emerald, sapphire and topaz, whatever, there are 4 houses. तुम्हारा हाउस है फिर बात नहीं. चलो मैं आपको बता दूं, there are 4 houses. Alright, now अब देखो, अब अगर सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ कि there is an intra house competition versus an inter house competition. ओके, या चलो हम इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं ना. आपको चलो हाउसेस नहीं पता, आपको स्कूल तो पता ही है. ओके, लेट्स से यू हैव अ इंट्रा स्कूल कंपटीशन एंड एन इंटर स्कूल कंपटीशन. ओके, इंट्रा स्कूल एंड इंटर स्कूल. तो इसमें से कौन सा होगा जिसमें कि आप बाहर वाले स्कूल के साथ जाके खेलोगे? आधे लोग कंफ्यूज है. बताओ भाई, विल इट बी इंटर स्कूल और इंट्रा स्कूल, इन विच केस यू गो आउटसाइड एंड बीट डीएवी? ऑब्वियसली इंटर स्कूल होगा. कैसा ना, इंटर स्कूल का मतलब क्या होता है? विथ डिफरेंट स्कूल्स होता है. इंट्रा स्कूल का मतलब क्या हो जाएगा? उसी स्कूल के अंदर. कैसा ना, जैसे कि हम इंटर हॉस्टल या इंट्रा हॉस्टल खेलते हैं, राइट? सो इंट्रा मोलिकुलर एंड इंटर मोलिकुलर का भी मतलब एग्जैक्टली सेम ही होता है. ओके, सो इंट्रा मोलिकुलर का मतलब सेम मॉलिक्यूल होगा या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होगा? बताओ. इंट्रामोलिकुलर, करेक्ट. इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल, और इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया?
Okay, so obviously what does an intramolecular H bond mean? Okay, in case of this, the H bonding is present. The H bonding is present. The H bonding is present within the same molecule, within the same molecule. Okay, whereas यहाँ पे the H bonding is present with different molecules. Okay, students, just excuse me for 5 minutes. Okay, excuse me for 5 minutes. I'll be back in 5 minutes. Right. Can all of you hear me? Okay. So the first point was he. So the first point was the H bonding is present within the same molecule. इसका first point is the H bonding is present with different molecules. Now इसका second point क्या है? It decreases the melting point and boiling point. It decreases the melting point and boiling point. And इस केस में क्या होता है? It increases the melting point and boiling point. पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लो. कॉपी कर ले. ना इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का जो मोस्ट कॉमन डायग्राम दिया जाता है, अभी आपको ये डायग्राम परफेक्टली समझ में नहीं आएगा, बट फॉर नाउ जस्ट कॉपी इट. आपको ये चीज ऑर्गेनिक में समझ में आएगा. सो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का मोस्ट कॉमन एग्जांपल या डायग्राम जो दिया जाता है, दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस. ओके, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. यहाँ पर देखो, सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही मेरा एच बॉन्डिंग जो है वो हो रहा है. whereas in this case ओके, यहाँ पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका एच बॉन्डिंग है. ओके, इस चीज को आप एग्जैक्टली ऐसे ही ड्रॉ करेंगे.
ऑब्वियसली अभी आपको ये चीज नहीं समझ में आएगा, बट फॉर नाउ जस्ट कॉपी। दिस इज कॉल्ड एज ओ नाइट्रोफेनॉल, दिस इज कॉल्ड एज पी नाइट्रोफेनॉल। कहाँ पे? it decreases the melting point boiling point, it increases the melting point and boiling point. N double bond O, N double bond O. कॉपी कर लिया। कॉपी कर। बॉन्ड लेंथ आपको कभी भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बॉन्ड लेंथ का कैलकुलेशन है। एनीवेज यहाँ तक कंप्लीट हुआ क्या? डन। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। ना इसके अलावा और भी काफी सारे कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर खत्म। ओके, द डिफरेंसेस दैट वी वर राइटिंग इज डन। कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स है जो कि आपको याद रखने हैं, जैसे कि वाटर का। ओके, वाटर का इन लिक्विड फॉर्म, वाटर का इन लिक्विड फॉर्म, तो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से होता है। सो यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है कितने एच बॉन्ड्स बना रहा है बताओ? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज फॉर्मिंग हाउ मेनी एच बॉन्ड्स? राइट, वापस काउंट करो कितने बना रहा है। वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज फॉर्मिंग हाउ मेनी एच बॉन्ड्स? ढंग से काउंट करो, कलर भी चेंज करके लिख दिया। ओके, इट इज फॉर्मिंग 4 एच बॉन्ड्स। दिस इज इन लिक्विड स्टेट। यहीं पर ही अगर आपके पास सॉलिड स्टेट होता तो कई बार आप इस चीज को ऐसे देखते हो एज ओके। यहाँ पे अब आप बताओ कि कोई भी एक वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी ये वाला, एक सेकेंड देखो, एक सेकेंड, 1 2 3, सॉरी ये वाला आपका, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये वाला नहीं बनाता है। 1 1 2 3, यस, ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया है। वाटर ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में मतलब है, करेक्ट। ओके, ये कुछ इस तरह से होता है। ओके, सो सॉलिड फॉर्म में वाटर कितना बनाएगा बताओ? सॉलिड फॉर्म में वाटर बनाता है 3, आपको ये याद रखना है। सॉलिड फॉर्म में इट फॉर्म्स 3। क्या वो आवाज नहीं आ रहा क्या? वॉइस इज नॉट लाउड एंड क्लियर?
आवाज आ नहीं रही क्या? अरे, so this was water. This was water. Liquid state में 4H bonds, solid state में 3H bonds. Then you have another structure of ये complete कर देना. Then we have another structure of HF. HF का structure कुछ इस तरह से होता है, HF, okay, and then HF, HF, and so on. ये इस तरह से इसमें H bond है. Copy कर लो. बॉन्ड लेंथ कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं. आपने कहाँ पे क्वेश्चन देख लिया? चलो देखेंगे. लेट्स कम टू दैट क्वेश्चन. वहां पे डिस्कस करेंगे. कॉपी कर ले यहाँ तक. इसके अलावा देयर आर टू अदर कॉमन वंस. दैट इज बेंजोइक acid. The benzoic acid is actually a special structure. This is called as a dimer. Okay, dimer का मतलब क्या होता है? Two molecules are combining. तो ऑब्वियसली अगर 3 molecules combine कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? करेक्ट. अगर 3 molecules combine करें तो हम उसको ट्राइमर बोलते हैं. ना बेंजोइक एसिड का थोड़ा स्पेसिफिक सा स्ट्रक्चर था, ये आपको याद रखना है. It looks something like this: C double bond O, O, H, C, O, H, C. Benzoic acid, BENZOIC, benzoic acid. ड्रॉ कर लो. ब्रैकेट में आप सकते हो सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर HCO3. बस आप इसको नोट करें. हो गया क्या? So this one was all about H bonding. H bonding में ज्यादा और कुछ खास है नहीं. This was H bonding. H bonding में ज्यादा और कुछ खास. Okay, so H bonding आपका यहीं पर ही था. Now H bonding again we are not discussing it in too much detail in chemical bonding, but H bonding को हम काफी ज्यादा डिटेल में ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे. इन ऑर्गेनिक H bonding plays a very big role. Anyways, so H bonding जो है वो आपका यहीं पर ही था. कौन सा नंबर पॉइंट था? This was 5th point. Next आप देखो 6th point. 6th point is your van der Waal forces
of interaction, van der Waals forces of interaction. ना इसमें देखो क्या क्या है, पहले आप ये लिख लो फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें देखो मेरे पास क्या क्या फोर्सेस है। द फर्स्ट वन इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन। द फर्स्ट वन इज आयन डाइपोल interaction. The second one is dipole-dipole interaction. The third one is ion-induced dipole interaction. The fourth one is dipole-induced dipole interaction, and the fifth one is instantaneous dipole induced dipole interaction. Okay. This one, the last one in particular, is also called as London forces. Last वाले को in particular हम London forces भी बोलते हैं। कौन सा वाला पॉइंट? थर्ड पॉइंट आई गेस, आयन डाइपोल, सॉरी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, INDUCED, induced, instantaneous dipole induced dipole interaction, instantaneous dipole induced dipole interaction. London forces. Yes, London. लिख लें यहाँ तक। ना इन सभी का मतलब क्या होता है? ना इन सारे केसेस में जो नाम है एग्जैक्टली इसका मतलब वही होता है। आयन डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ? एक आयन का एक डाइपोल के साथ इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल का मतलब एक डाइपोल का दूसरे डाइपोल के साथ इंटरेक्शन। देन वी विल डिस्कस व्हाट इज आयन डाइपोल। सो पहला देखो आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। द फर्स्ट वन विच इज योर आयन डाइपोल इंटरेक्शन, वेरी सिंपल। देखो एक डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाइपोल का मतलब इट विल हैव अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट विल हैव अ नेगेटिव टर्मिनल। यस और नो? ये चीज हमने डाइपोल मोमेंट में भी डिस्कस किया था। Okay, now very simple. Let's say I have one dipole in this way and the other dipole is, let's say, in this way. Okay, now यहाँ पे मुझे एक आयन प्लेस करना है। Now आयन का मतलब it can be a cation, it can be an anion. Okay, now it's very simple. अगर यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज किस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा बताओ? करेक्ट, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि इस नेगेटिव चार्ज का अगर इंटरैक्शन किसी आयन से है तो वो कैटायन होगा या एनायन होगा? obviously cation होगा। so this is attracted to a cation and very simply this will be attracted to बताओ? correct, this will be attracted to an anion। समझ में? बस this is exactly it, बस इतना सा ही है ये।
कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, नाउ इसी को हो सकता है कई बार बुक्स में अलग डायग्राम के साथ देखो कि एक डाइपोल को वो थोड़ा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स से दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, तो यहाँ पे एक आयन को जो है नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, सो सेम चीज आप इसके लिए भी सेम चीज बना सकते हो। सो दिस इज योर डाइपोल, दिस इज योर आयन, एज सिंपल एज दैट। नाउ अब इसी की जगह देखो, अगर हम डिस्कस करते डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, सो डाइपोल डाइपोल का मतलब क्या हो गया कि नाउ वन डाइपोल इज अट्रैक्टिंग द अदर डाइपोल। तो लेट्स से मैं अगर एक डाइपोल इस तरह से बनाऊं, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस इज डेल्टा नेगेटिव, एंड अगर सपोज करो ये एक और डाइपोल को अट्रैक्ट कर रहा है, द डेल्टा नेगेटिव इज ऑन दिस एंड, तो नेचुरली इस एंड पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए बताओ? करेक्ट, तो इस एंड पे मेरा क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव होगा, एंड इस एंड पे क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव होगा। तो इन दोनों के बीच में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। या अगर मैं इसी चीज का ऑपोजिट बनाऊं, दैट इज यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, तो अब इस एंड पे क्या आ जाएगा? करेक्ट, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, सो दिस इज योर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। समझ में आ रहा है? वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट चीज है, ऐसा ना? So this was your ion dipole interaction. This is your dipole dipole interaction. The third one is your ion induced dipole. Okay. Now ion induced dipole का मतलब क्या हुआ? देखो आपको अभी समझ में आ रहेगा कि मेरे पास आयन ऑलरेडी था। ओके, मेरे पास आयन ऑलरेडी था, लेकिन मेरे पास डाइपोल पहले से नहीं था। आई डिड नॉट हैव अ डाइपोल बिफोर हैंड। ओके, इस आयन के वजह से यहाँ पे एक डाइपोल जो है वो क्रिएट हुआ। ओके, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, नॉट या नो डाइपोल मोमेंट बिफोर, नो डाइपोल मोमेंट बिफोर। ओके, लेकिन अब देखो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे कैटायन है तो ये पॉजिटिव चार्ज के क्लोजर में कौन सा चार्ज डेवलप होगा? करेक्ट, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेवलप होगा, एंड यहाँ पे अगर डेल्टा नेगेटिव आ गया तो नेचुरली यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा? करेक्ट, डेल्टा पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डाइपोल, कि पहले ये पोलर नहीं था, लेकिन ये कैटायन के प्रेजेंस के वजह से इस पे जो है डाइपोल डेवलप हो गया। ओके, then there is this sort of force of attraction. Obviously आप सेम चीज नेगेटिव चार्ज के साथ भी कर सकते हो कि इनिशियली मेरा यहाँ पे कोई भी डाइपोल प्रेजेंट नहीं था, लेकिन क्योंकि मैंने एक एनायन को इंट्रोड्यूस किया। ओके, अब आप बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा? करेक्ट, यहाँ पे मेरा डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा? डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। ओके, एंड देन देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इज दिस क्लियर? ओके, डाइपोल वाज नॉट प्रेजेंट इनिशियली, dipole was not present initially. Okay, it was induced, यहाँ पे लिखा अच्छा गया, it was induced by ion. आप लोगों ने इंडक्शन कुकर तो सुना ही होगा। ये सुनो, इंडक्शन कुकर में क्या होता है, या अगर आप इंड्यूस करते हो या इंडक्शन करते हो तो उससे क्या होता है? सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विदाउट टचिंग, उस तरह से होता है। इंडक्शन कुकर में भी क्या होता है कि आपका खाना जो है वो गर्म होता है, बट देयर इज नो एक्चुअल फ्लेम और देयर इज नो एक्चुअल फायर। ये सुनो, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम चीज है कि दिस विदाउट टचिंग दिस और विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज क्रिएटिंग अ डाइपोल। ये वाला क्लियर हुआ क्या? तो अब आप देखो फोर्थ वाला, अब आप समझ गए हो। ओके, तो देखो फोर्थ वाला अब आप समझ गए हो। नाउ फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि एक पार्ट पहले से पोलर था, लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो पहले से पोलर नहीं था। यू हैव डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। Okay, which means that one of them was polar initially, but the other one was initially non-polar, it became polar. Okay, तो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि let's say that one second, कि मेरे पास ब्लू वाला पार्ट जो है वो पहले से पोलर था, बट ब्लैक वाला पार्ट जो है वो पहले से पोलर नहीं था। ओके, लेट्स से कि दिस ऑलरेडी हैड डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस हैड डेल्टा नेगेटिव। ये चीज सेम हम कंटिन्यू करें, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव
एंड यहाँ पे लेट्स से डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। नाउ ध्यान दो, इनिशियली इस पे कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं था, नो पोलैरिटी इनिशियली, नो पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब डायपोल ही होता है, नो पोलैरिटी इनिशियली। ओके, अब लेकिन देखो क्योंकि यहाँ पे, अब देखो लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव पास में है तो इस पे चार्ज का डेवलप होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरा डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होगा, और अगर यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेवलप हुआ तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, करेक्ट, यहाँ पे मेरा डेल्टा नेगेटिव डेवलप होगा। ठीक है, दिस कन्वर्टेड टू हियर एंड एग्जैक्ट सेम थिंग हियर। यहाँ पे इनिशियली देयर वाज नो पोलैरिटी, बट क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्लोजर है तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, करेक्ट, यहाँ पे मेरा डेल्टा नेगेटिव डेवलप होगा, भाई पॉजिटिव है यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेवलप होगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। देखो चेक करो, समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? लिख लें यहाँ तक। The last one is your instantaneous dipole. Instantaneous dipole, induced dipole. Now, what this means is initially there were no dipoles. Initially, there were no dipoles. Okay, but randomly one molecule became polar for whatever reason. हो सकता है कि आपने उसको हीट प्रोवाइड किया होगा, हो सकता है आपने उसको करंट प्रोवाइड किया होगा, फॉर whatever reason कोई भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए पोलर बन जाता है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, कि वो एक इंस्टेंट के लिए ही डाइपोल बनता है, बट रैंडमली वन मॉलिक्यूल बिकेम पोलर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एनी रीजन। ओके, जैसे कि मे बी आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट or current or whatever. Okay, but randomly one molecule became polar, and because of this other molecules became polar because of induction. पहले आप ये पूरा लिख लो। लिख लिया क्या यहाँ तक? Okay. Now, what does this mean? मेरे पास initially all were non-polar. Okay, this is your first case जहाँ पर कि कोई भी डायपोल एग्जिस्ट नहीं करता है. Okay, for whatever reason मेरा first molecule जो है it became polar
it became polar for a fraction of a second. Okay, for whatever reason ये बस polar बन गया, कैसे बना doesn't matter, but for whatever reason ये बन गया ना. अब देखो, अब उसके वजह से क्या हुआ यहाँ पे कि क्योंकि इस पे जो है डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ, और इस डेल्टा नेगेटिव की वजह से अब इस पे क्या बन जाएगा बताओ. करेक्ट, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव बन जाएगा, राइट. एंड अब देखो, क्योंकि अब ये भी डाइपोल एक बन चुका है, अब देखो क्योंकि ये भी एक डाइपोल बन चुका है, यानी कि अब ये जो है वो नेक्स्ट वाले को अफेक्ट करेगा. yes or no? Now what will happen is this is delta positive, this is delta negative, this is delta positive, delta negative. अब इसकी वजह से क्या होगा, इस पे भी डाइपोल इंड्यूस होगा. इस एंड पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे अगेन आपका डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव आएगा. एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू. yes or no? So this is called as your instantaneous dipole induced dipole. okay, कि एक इंस्टेंट पे एक डाइपोल बना, फिर वो जो है वो नेक्स्ट को डाइपोल बना रहा है, एंड देन वो जो है वो नेक्स्ट को बनाता है, एंड देन दिस चेन गोज ऑन. ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लंडन फोर्सेस. यहां तक कॉपी कर लो पूरा. कॉपी कर लिया. हाँ, अब देखो ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम के बाद अब ये वापस से नॉर्मल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि पहले देखो, क्योंकि पहले यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव था, लेकिन अब तो यहाँ पे इस डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव को सपोर्ट करने के लिए ये भी मॉलिक्यूल है ना, राइट. पहले हाँ भाई, अगर कोई भी मॉलिक्यूल आसपास नहीं होता तो ये चीज वापस से रिजॉल्व हो जाता, बट अब तो इस डेल्टा नेगेटिव को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, राइट. तो अब यहाँ पर एक डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव का, तो अब ये चीज जो है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये चीज जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है. सो विच इज वेयर योर डाइपोल मोमेंट स्टेज एज इट इज. इज दैट क्लियर? यहाँ पे आपको एक और पॉइंट क्या मेंशन करना है, the order. I have no idea why it's called learning process. The order, the order of strength of van der Waals forces, the order of strength of van der Waals forces is 1 more than 2 more than 3 more than 4 more than 5. Okay? जिस ऑर्डर में मैंने लिखवाया है उसी ऑर्डर में ही आपका स्ट्रेंथ आता है, यानी कि iron dipole is strongest followed by dipole dipole followed by iron induced dipole followed by dipole induced dipole, and weakest force जो है वो आपका आता है instantaneous dipole induced. Is that clear? The order of strength of van der Waals forces is this. That is iron dipole bonding strongest, iron dipole forces are strongest, okay, and London forces are weakest. नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया. Alright then. So we'll stop right here. Stop right here. थोड़ा बहुत और बाकी है. I think we should be able to complete chemical bonding in either the next class or the next class. Okay. So I expect next class में हो जाना चाहिए. नहीं तो आज next में.